श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम इकाई नंबर 7 सोच अपनी अपनी से आगे बढ़ेंगे। 6 इकाई तक हमने हमारे तासों में सारी जानकारी ली थी, प्रश्न उत्तर के साथ साथ हमारा रिवीजन हमने खत्म किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रथम सत्र की बुक, उसमें इकाई नंबर 7 सोच अपनी अपनी, क्योंकि हमारे प्रथम सत्र की जो बुक है उसमें अभी हमारी इकाई बाकी है, बराबर। तो उन इकाई को हम पूर्ण करेंगे। हमारी इकाई है सोच अपनी अपनी। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। क्या बताया गया है? सोच अपनी अपनी जो इकाई है उसमें बताया गया है कि इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। उस सोच के हिसाब से अगर कोई भी विषय, कोई भी बात उसके सामने रखी जाए तो उसके लिए मनुष्य अपनी अपनी बातों को, अपने अपने दृष्टिकोण को रखता है, अपनी अपनी सोच को रखता है, बराबर। तो किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में, यानी दो पक्ष होते हैं, एक विपक्ष और सामने वाला जो पक्ष है वह, और सामने वाला विपक्ष, बराबर। दोनों पक्ष में जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की स्पर्धाएं होती है, बराबर, आप देखते हैं जिसमें वक्तृत्व स्पर्धा होती है, क्विज कंपटीशन होता है, निबंध स्पर्धा, तो उसमें अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती है, बराबर। जैसे क्विज है तो क्विज में अलग अलग प्रकार के ग्रुप निकाले जाते हैं, निबंध है तो निबंध में अलग अलग बच्चों को निबंध बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए खड़ा किया जाता है, वक्तृत्व है तो वक्तृत्व में उसी प्रकार। यहाँ जो हमारा विषय है सोच अपनी अपनी, जिसमें जो है यह एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें वाद विवाद किया जाता है। किसी एक विषय को लेकर दो पक्ष सामने सामने तर्क वितर्क करते हैं। कोई अपने विषय को श्रेष्ठ बताता है और दूसरा जो है वह अपने विषय को श्रेष्ठ बताता है। उन विचारों में अपनी अपनी खुद की अभिव्यक्ति, अपने खुद के दृष्टिकोण होते हैं। साथ ही वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। मौखिक भावाभिव्यक्ति मतलब कि इसमें जो इंसान अपने मत से जिस भी विषय पर अपनी सोच रखता है उसे पूर्ण तरीके से वह पेश कर सकता है, अपनी बातों को वह प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने रख सकता है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है और उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें होती है, विषय छिड़ता है और विषय के अनुसार तर्क वितर्क खड़े होते हैं और कार्यक्रम के दिन श्रोताओं को खड़ा किया जाता है और श्रोता जो है वह इन सारी बातों को सुनते हैं, बराबर। उन दो बातों में जो भी पक्ष अपनी बात को सही तरीके से पेश करता है, रखता है, तो उसके लिए वह विजेता जाहिर होता है या फिर वह सबसे उत्तम भी कहलाता है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है, दूसरा वक्ता विपक्ष में, बराबर। एक वक्ता अपने जो विषय है उस पर बात करता है और दूसरा जो वक्ता अपने खुद के विषय में रखता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। यह बात आप जब इकाई समझेंगे तब आपको विशेष तौर पर ख्याल आएगा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए, बराबर। अगर स्कूल हमारी चालू होती तो बच्चों यह जो इकाई है यह समझने में हमें बहुत ही मज़ा आता। इस इकाई का प्रकार ही वाद विवाद है, बराबर। तो वाद विवाद मतलब कि यहाँ देखिए दो चित्र रखे गए, बराबर, आपकी पाठ्य पुस्तक में। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? दोनों चित्रों में कौन कौन सा अंतर है? गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों, बराबर। ये दो चित्र दिए गए हैं। जाहिर सी बात है दूसरे प्रश्न के अनुसार यहाँ जो है वहाँ गांव और शहर की बात की गई है। तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो पहला चित्र है वह गांव का है और दूसरा जो चित्र है वह शहर का है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों, बराबर। ये आपके दृष्टिकोण है। ये वाद विवाद मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप अपनी तरीके से आपकी नोटबुक में लिखिएगा कि गाँव में रहना अच्छा है या फिर शहर में रहना अच्छा है। गांव में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है जो शहर में नहीं मिलती है, जो शहर में कौन कौन सी सुविधा है जो गांव में नहीं मिलती। आपको बच्चों, अगर आपको खुद गांव अगर आपको सही लग रहा हो तो आप गांव को पसंद कीजिए, और अगर आपको शहर सही लग रहा हो तो आप शहर पर जाइए, बराबर। आपको ये सारी बातें लिखनी है अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तीसरा प्रश्न है कि तालाब में जो पानी आता है क्या आपको लगता है कि वो पीने के लिए योग्य है? क्या वो सही आपको लगता है?
अगर आपको सही लग रहा है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों, बराबर। ये बात भी आप अपनी तरीके से पेश कीजिए। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ लिखने हैं, आपकी हिंदी की नोटबुक में, इकाई नंबर 7 टाइटल लगाकर, बराबर। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। आपके लिए दूसरा एक होमवर्क में दे रही है। दूसरा होमवर्क है विज्ञान वरदान या अभिशाप, बराबर। तो विज्ञान टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारे लिए कैसी उपयोगी है, तो कोई भी एक विषय आप पसंद कीजिए, विज्ञान वरदान पसंद कीजिए या फिर विज्ञान अभिशाप, दोनों में से कोई भी एक पसंद कीजिए। और एक पसंद करने के बाद अगर आप विज्ञान को वरदान मानते हो तो इन मुद्दों के अनुसार चर्चा कीजिए, या फिर विज्ञान को आप अभिशाप मानते हो तो इस अनुसार चर्चा कीजिए। जैसे कि प्रदूषण, तो विज्ञान वरदान है, बराबर, तो वरदान है, लेकिन उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। और अगर ये अभिशाप है तो वो प्रदूषण को आप कैसे, विज्ञान के लिए विज्ञान अगर वरदान है तो प्रदूषण को हम कैसे निकालेंगे, और विज्ञान अगर वरदान नहीं अभिशाप है तो प्रदूषण हमारे लिए कौन कौन सी समस्याएं लाता है। विज्ञान से अगर हमें बिजली मिलती है तो विज्ञान अभिशाप के रूप में बिजली से हमें कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, या बिजली की वजह से हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। विज्ञान अगर वरदान है तो अंतरिक्ष की खोज हमें मिल रही है, बराबर, और विज्ञान अगर अभिशाप है तो अंतरिक्ष की खोज की वजह से हमें कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। और विज्ञान अगर वरदान है तो डॉक्टरी सुविधा हमें मिल रही है, और अगर विज्ञान अभिशाप है तो डॉक्टर की सुविधाओं की कौन कौन सी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। विज्ञान अगर वरदान है तो दूरभाष की वजह से हमारे फ़ायदे हो रहे हैं या फिर हमें किस प्रकार से नुकसान हो रहे हैं। विज्ञान अगर वरदान है तो हमें कंप्यूटर से कैसे फ़ायदे हो रहे हैं, कैसे नुकसान हो रहे हैं। परमाणु बम जो है, बराबर, तो अगर वो विज्ञान के लिए वरदान है तो हमें अभिशाप के रूप में उसका सामना किस प्रकार करना पड़ रहा है, उसकी जो नकारात्मकता बाहर आ रही है कंप्यूटर या फिर परमाणु की वजह से, बराबर, परमाणु बम की वजह से, तो वो अभिशाप को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पिस्तौल या फिर यातायात, बराबर, तो ये पॉइंट है। विज्ञान वरदान है तो पिस्तौल किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है या फिर हमारे लिए अभिशाप है, उसका कौन सा मोड़, कौन सा पहलू हमें ध्यान में रखना है। यातायात के साधन यानी कि वाहन व्यवहार के साधन अगर विज्ञान वरदान है तो इन साधनों से हमें फ़ायदा कैसे है और नुकसान कैसे है। और ग्लोबल वार्मिंग, बराबर, जो प्रकृति के ऊपर असर हो रही है तो उसकी वजह से विज्ञान वरदान किस प्रकार है और अभिशाप किस प्रकार है। इन बातों की चर्चा आप अपनी तरीके से अपने मित्रों से भी, अपने बड़े भाई बहनों से भी, या फिर अपने शिक्षकों से भी, आप या फिर आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आप इन बातों के ऊपर चर्चा करके लिख सकते हैं। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार कारण सहित बताइए, बराबर। ये चीज़ मैं आपको अभी होमवर्क में नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको मुझे समझानी पड़ेगी, और ये समझाने के लिए अगर आप क्लासरूम में हो तभी ये चीज़ सही होगी, बराबर। तो ये चीज़ आप यही हम इसे छोड़ते, इस प्रश्नों का आपको नहीं करना है, बराबर, ये प्रश्न मत कीजिएगा। इसे आप इस बात की मुझे विस्तार से आपको समझ देनी पड़ेगी तभी ये चीज़ काम आएगी। दूसरा है दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है बच्चों। जब आपको अवकाश हो तब आपकी एग्ज़ाम खत्म हो गई है, बराबर, तो जब आपको अवकाश मिले तो यह पैराग्राफ पढ़ के ये जो प्रश्न है 1, 2 और 3, इन प्रश्नों को आप अपनी किताब में यानी कि पाठ्य पुस्तक में ही लिखिएगा। एक बार फिर से दोहराती हूँ, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को आप अपनी किताब में ही 1, 2, 3 करके शांति से पढ़िएगा और फिर लिखिएगा, बराबर। अब हम जाते हैं हमारे स्वाध्याय की ओर। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए, बराबर। उपसर्ग हम पहली इकाई में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग किसे कहा जाता है, जो शब्द की शुरुआत में लगता है, बराबर। शब्द की शुरुआत में यहाँ ऑलरेडी हमें काउंस में शब्द दिए गए हैं, बराबर, उसी के आधार पर हमें अलग अलग प्रकार से उपसर्ग लगाने हैं, बराबर। वी, प्र, अ, दूर, अध, निर और गैर। पहला एक हमें उदाहरण दे दिया गया है, भिन्न, तो भिन्न को कौन सा उपसर्ग लगेगा, विभिन्न। देश, विदेश, कौन सा उपसर्ग लगा, वी। पका, अधपका, कौन सा उपसर्ग लगा, अध। गम, दुर्गम, बराबर, दुर्गम, यह छुपा हुआ र है। मैंने आपको आगे ही बताया था कि जब कोई भी आप वर्ण लिख रहे हो तो उसमें जिस भी वर्ण पर रेफ आई है, बराबर, जिस भी वर्ण पर रेफ आती है तो समझो उसके आगे र का उच्चारण हुआ है। जैसे यहाँ द के बाद र का उच्चारण हुआ, दूर, बराबर, तो र का उच्चारण होने के बाद उसके बाद जो वर्ण आता है उस पर उसके ऊपर सी आकार का यह रेफ लग जाता है, बराबर। दुर्गम, योग, प्रयोग यानी प्र लगा यहाँ। जीव, निर्जीव यानी नीर। बल, निर्बल यानी नीर। समझ, गैर समझ, गैर। सुविधा, असुविधा, अ। वांछित, अवांछित, अ, बराबर। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अब प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे, शब्द के पीछे। उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय है जो शब्द के पीछे लगता है। उदाहरण दिया है, नियम प्लस इत इक्वल टू नियमित। विदेश, विदेशी, ई बड़े वाला ई। प्रकृति, प्राकृतिक, इक प्रत्यय लगा।
पुत्र पुत्री ई बड़ा ई, लापरवाह लापरवाही बड़ा ई, चंचल चंचलता ता, यंत्र यांत्रिक इक प्रत्यय, मानव मानवता ता प्रत्यय, हंस हंसी बड़े वाला ई। बराबर बच्चों, ये दोनों ही चीज़ें आपको पाठ्य पुस्तक में भी लिखनी है इस तरीके से, बराबर, और आपकी नोटबुक में भी लिखनी है। बराबर, इसके बाद नीचे है चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। यहाँ एक काव्य दिया गया है, आप अपने तरीके से केवल पाठ्य पुस्तक में ही यह काव्य लिखिएगा, इतना। बराबर, बाकी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो 2 प्रश्न है आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आज का टास्क हमारे यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।